माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता एंड हम लास्ट क्लास में हमने साउंड वेव का चैप्टर कंटिन्यूटी में था, वहीं से हम उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप डिस्कस किया था। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेड्स। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ही एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एक एप्लीकेशन थी इंटरफेरेंस ऑफ वेव, सेकंड हमने पढ़ी थी स्टैंडिंग वेव। नाउ थर्ड वन इज बीट्स। इन बीट्स में जैसे हमारे पास ये दो सोर्सेज हैं S1 S2, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन के लिए दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बट बीट के लिए एक कंडीशन यह है कि फ्रीक्वेंसी शुड बी डिफरेंट। अब यहाँ स्पेस में हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया, तो S1 से निकलने वाली साउंड P तक ऐसे जाएगी, मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। S2 से आने वाली साउंड P तक पहुंचने में मान लो x प्लस डेल्टा x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, या इसके डिस्टेंस को हमने x1 कह दिया, इसके डिस्टेंस को x2 कह दें। ठीक है, अब P पॉइंट पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो S1 से आने वाली साउंड की इक्वेशन मैंने कंसीडर की, y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई f1 इंटू टी माइनस k1 x1। सेकेंड वाली वेव की इक्वेशन एज्यूम की a साइन 2 पाई f2 इंटू टी माइनस k2 x2। अब ये दोनों वेव्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर साइमल्टेनियसली सुपर इम्पोज हो रही है, तो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन होगी y1 प्लस y2 के इक्वल। अब दोनों को ऐड करें, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? 2a साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाई टी माइनस k1 x1 प्लस मल्टीप्लाई बाई, जस्ट राइट डाउन दिस थिंग। यहाँ मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए इसको दोबारा से रीराइट करता हूँ। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इसी एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख रहा हूँ। 2a साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2 माइनस k1 x1 प्लस मल्टीप्लाई बाई कॉस ये अपने पास एक्सप्रेशन आया साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूले से। अब ये जो है ये बीट्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको बीट की हम कहेंगे, तो यहां एम्पलीट्यूड ऑफ बीट, एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स इज इक्वल टू 2a। अब इसमें से वो एक्सप्रेशन साइन और कोस में से वो एक्सप्रेशन एम्पलीट्यूड के साथ आएगा जिसमें टाइम का मल्टीपल स्मॉल है। अब टाइम का मल्टीपल यहां देखें तो f1 प्लस f2, यहां देखें तो टाइम का मल्टीपल f1, तो ये वाली टर्म एम्पलीट्यूड के साथ आएगी कॉस ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स जो होता है वह टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम के साथ वेरी करता है। एम्पलीट्यूड ऑफ बीट जो है टाइम के साथ वेरी करता है, और उसका टाइम के साथ वेरी करने की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड दैट इज इक्वल टू f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। And what will be the frequency of intensity? इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी होगी f1 माइनस f2 के बराबर, एंड इट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। इट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आ गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f1 माइनस f2 का मोड। सो दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
नाउ इसका बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे अभी साउंड की इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम सुनाई दी, अब उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी टाइम के साथ बदलती है तो इसको हम बीट्स बोलते हैं। जैसे अभी मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दी, उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमा जब इंटेंसिटी सुनाई दे, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड बीट टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी यह है। अब इसमें ये बीट जो ये रिजल्टेंट इक्वेशन आई, ये भी ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है, और इस ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हम कहेंगे वेव फ्रीक्वेंसी, एंड वेव फ्रीक्वेंसी इज दिस वन। ये तो बीट फ्रीक्वेंसी है, ये वेव फ्रीक्वेंसी है f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इसके पहले हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था। इंटरफेरेंस में क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है लोकेशन के साथ बदलती है, बट बीट्स में इंटेंसिटी जो है टाइम के साथ बदलती है। एक ही पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन पर अलग अलग टाइम पर इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कभी हमें साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देती है, कभी मिनिमम, और मैक्सिमम से घटते घटते वापस मिनिमम, फिर वापस मैक्सिमम होता है। तो एक बार मैक्सिमा से दूसरा बार मैक्सिमा कंप्लीट होने पर हम कहते हैं कि एक बीट कंप्लीट हो गया। So this is the frequency, beat frequency. Similarly, beat time period is equal to 1 upon beat frequency, that is equal to this one. TB का मतलब है बीट टाइम पीरियड। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 254 हर्ट्ज है। अब दोनों को साथ साथ वाइब्रेट कराते हैं तो व्हाट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द बीट फ्रीक्वेंसी। नाउ सॉल्यूशन, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, f1 माइनस f2 का मोड। जो भी दो हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है उनका डिफरेंस, और उनका डिफरेंस निकालने के लिए हम ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 हर्ट्ज के इक्वल। सो दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, frequency of one tuning fork is 250 hertz and beat frequency is given 6 hertz. Now calculate the possible frequencies of second tuning fork. फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी गिवन है, सेकंड की बीट फ्रीक्वेंसी और बीट फ्रीक्वेंसी नॉन है, तो वी वांट टू कैलकुलेट द व्हाट आर द पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। तो लिखें क्वेश्चन, कैलकुलेट पॉसिबल बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क। Solution, beat frequency of second tuning fork is equal to f1 प्लस माइनस बीट फ्रीक्वेंसी। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 प्लस माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 244 हर्ट्स और 256 हर्ट्स। दीज आर द आंसर, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, अगर हम कोई ट्यूनिंग फोर्क जो है, ये ट्यूनिंग फोर्क है मान लो, इस पर हम कुछ इसका वेट बढ़ा देते हैं किसी भी तरह से। अगर इस ट्यूनिंग फोर्क का वेट हम बढ़ा दें, इसको हैवी कर दें, और हैवी करने के लिए हम जैसे इस पर कुछ वैक्स अप्लाई कर दें, तो वैक्स अप्लाई करने से क्या होगा, इसका वेट बढ़ जाएगा, ये हैवी हो जाएगा, और हैवी होने से क्या होता है, इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज हो जाती है।
तो अगर किसी ट्यूनिंग फोर्क पर हम कुछ चिपका देते हैं, वैक्स या मोम वगैरह कुछ हमने चिपका दिया जिससे उसका वेट बढ़ गया, तो वेट बढ़ने से उस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर किसी ट्यूनिंग फोर्क का वेट हम कम कर दें किसी भी तरह से, कम करने का तरीका क्या है, उसको ट्यूनिंग फोर्क को घिस दो, उसकी फाइलिंग कर दो, रब कर दो, तो ट्यूनिंग फोर्क को रब करने से उसका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा, और कम होने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ये रब करने से या वैक्स अप्लाई करने से जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है, ये लिटिल बिट आता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, 5-10% वेरिएशन आता है। नाउ अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें 230 हर्ट्ज दे रखी है, ए ट्यूनिंग फोर्क की, फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, और इसकी दूसरे ट्यूनिंग फोर्क के साथ बीट फ्रीक्वेंसी मान लो 4 हर्ट्ज के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वी अप्लाई सम वैक्स ऑन फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। Initially beat frequency is 4 hertz. Initially beat frequency is 4 hertz. Now some wax apply on F1, then beat frequency increases. Then determine frequency of other tuning fork before applying wax. So write down the question. If initially beat frequency is 4 hertz between two tuning fork, now we apply wax on first tuning fork, then we observe beat frequency increases, then what will be the frequency of other tuning fork? So this is our question. Now इसको कैसे solve करेंगे? Solution. In first case, frequency of second tuning fork is equal to 230 plus minus 4, means 226 or 234. These are the possible frequencies. Now in second case, we say that we apply some wax on tuning fork F1. So F1 पर अगर tuning fork पर हम wax अप्लाई करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी। अब F1 की फ्रीक्वेंसी इनिशियल में 230 थी, अब इस पर हमने wax अप्लाई किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 229, 228, 227 ये पॉसिबल है। अब जो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो या तो 226 होगी या 234 होगी। लेट अस बी एज्यूम दैट सेकंड ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी इज 226। हमने एज्यूम किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी यह है। अब 230 और 226 के बीच का इनिशियल में गैप 4 था। अब अगर हमने इस पे वैक्स अप्लाई कर दिया तो ये गैप कम हो रहा है या ज्यादा? 229 में से 226 सेपरेट करेंगे तो 3, फिर यहां गैप वापस 2, तो गैप रिड्यूस हो रहा है ना, और गैप का मतलब है फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब अगर इस सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 226 होती तो इस पर वैक्स अप्लाई करने के बाद इन दोनों के बीच बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती या घटती? घट रही है ना बीट फ्रीक्वेंसी, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो। तो इसका मतलब सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 226 हर्ट्ज नहीं हो सकती, यह आंसर गलत है। इट मींस इस सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी 234 हर्ट्ज। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इसमें T2 है और T1 इज ग्रेटर देन T2। अदर पैरामीटर्स आर सेम। इनिशियली देयर इज अ सर्टेन बीट फ्रीक्वेंसी। नाउ इफ वी चेंज टेंशन इन वन वायर देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। Initially they have certain beat frequency. Now we change the tension in any one wire,
then beat frequency is increases. Then what will be the change and in which wire? देखिए इनिशियल में हमें ये दे रखा है कि ये वाला जो वायर है इसमें टेंशन ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होगी, तो पहले के अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी दूसरे से, क्योंकि इसमें टेंशन ज़्यादा है। तो अब इनका जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है F1 माइनस F2, जैसे मान लो पहले कुछ बीट फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज, इनिशियल में इनके बीच बीट फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज के बराबर। अब इनमें से किसी एक वायर में हम टेंशन चेंज करते हैं, या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो हमने ही ऑब्जर्व किया है कि बीट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, बीट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। तो व्हाट विल बी द चेंज? हमने फर्स्ट वायर में टेंशन इंक्रीज करके कर सकते हैं या डिक्रीज करके कर सकते हैं। तो अभी इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4 हर्ट्ज है, F1 ग्रेटर है। अब अगर इसमें टेंशन मैं बढ़ाऊंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो F1 बढ़ेगा, तो इनका अंतर बढ़ेगा। तो ये वाला प्रोसेस हम जो कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है कि आइदर हम T1 जो टेंशन है उसको इंक्रीज कर दें, फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन इंक्रीज करके बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है, और इसको चेंज नहीं करें, इसको कम कर दें। तो इसको कम करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो वापस दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा। तो दूसरा आंसर पॉसिबल यह है, या तो यह आंसर या T2 टेंशन को डिक्रीज कर दें, T2 टेंशन को डिक्रीज कर दें। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। One more problem. Assume frequency of tuning fork is F, and here is the one string fixed at both ends. It is vibrating in its fundamental mode, and when tension in string is equal to 64 Newton. Initially tension in string is 64 Newton. Then इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी F1। अब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी अलग हुई तो इनके बीच बीट्स जनरेट होंगे, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है जब स्ट्रिंग में टेंशन 64 न्यूटन होता है तो बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। नाउ वी चेंज द टेंशन इन स्ट्रिंग टू 100 न्यूटन, देन अगेन वी ऑब्जर्व बीट फ्रीक्वेंसी इज 4 हर्ट्ज। Initially, when tension in string is 64 Newton, then beat frequency between string and tuning fork is 4 Hertz. Now tension changes, increases to 100 Newton, then again also beat frequency is 4 Hertz. Then calculate frequency of tuning fork. So write down this question. Initially beat frequency is 4 Hertz when tension in string is 64 Newton. When tension in string is 100 Newton, then also beat frequency is 4 Hertz. Then determine frequency of tuning fork. अब इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो मैंने कंसीडर करा ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी F है। जब स्ट्रिंग में टेंशन 64 न्यूटन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी F1, जब टेंशन से 100 न्यूटन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी F2 होगी। यह हमने एज्यूम कर लिया। नाउ सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है √12T/μ। इसका मतलब ये कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी टेंशन के √ के प्रोपोर्शनल है। नाउ F1 और F2 का रेशियो √T1 T2 के रेशियो के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 64/100, इट मीन्स 8/10। तो F1 F2 में एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन, अब देखो सेकेंड इंफॉर्मेशन ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि इनिशियली बीट फ्रीक्वेंसी इज 4 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F1 और F का डिफरेंस होगा 4 हर्ट्ज। F1 जब स्ट्रिंग में टेंशन 64 न्यूटन है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी F है, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 हर्ट्ज है। हमें ये नहीं पता F1 ज्यादा है या F, तो दो पॉसिबिलिटीज होगी, F1 F और F माइनस F1 इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब अगर मैं टेंशन इंक्रीज करता हूं,
क्वेश्चन में हम 64 से टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं 100 न्यूटन। अगर टेंशन स्ट्रिंग इंक्रीज करूंगा तो रस्सी में जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, और रस्सी की फ्रीक्वेंसी को F1 के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर ये बढ़ेगा, मैं मान लेता हूं ये आंसर सही है, अगर ये बढ़ रहा है, ये फिक्स है, तो इनका अंतर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते 4 से 5, 6, 7, 8, दोबारा क्या अंतर 4 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें पॉसिबिलिटी देखो, यहां पर अभी इनका अंतर 4 है, अब F1 को हम बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाएंगे तो ये अंतर शुरू में घटेगा, घटते घटते 0 होगा, 0 के बाद अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते वापस 4 हो सकता है। तो इसका मतलब शुरू में यही रहा होगा, ये दूसरी इक्वेशन। और फिर थर्ड कंडीशन में इसका टेंशन बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम बढ़ते बढ़ते इनका अंतर 0, फिर इससे ज्यादा हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, F2 माइनस F इज इक्वल टू 4। तो थर्ड इक्वेशन ये बन गई। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस और दिस 2 इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली क्या है, डॉपलर ने ये बताया था जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो जो ऑब्जर्वर को सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है वो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है उससे डिफरेंट होती है, और इसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, इसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो लिखें इसकी डेफिनेशन, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, देन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, then frequency observed by observer is different from actual frequency, and this phenomena is known as Doppler effect। ठीक है, इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो ये है, इनसे जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उनमें से 2 ऑप्शन तो आप बहुत आसानी से आउट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन में ही के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कंसेप्ट ये है कि ये ऑब्जर्वर, ये सोर्स, इनके बीच का सेपरेशन d है। अब अगर ये चलेंगे तो ये सेपरेशन कम या ज्यादा होगा, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला यह है, इफ d इंक्रीजेस, मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। FA का मतलब है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, F0 का मतलब है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और यह है अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड कंसेप्ट यह है, इफ डिस्टेंस डिक्रीजेस देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। थर्ड केस, if distance remains constant then apparent frequency is equal to actual frequency, apparent frequency is equal to actual frequency। and fourth result is this one, लिखें इसको, apparent frequency is independent, apparent frequency is independent from डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का सेपरेशन पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है, सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करती, सेपरेशन 2 mm हो या 2 किलोमीटर हो, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इस चीज पर डिपेंड नहीं करती। अपरेंट फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, सेपरेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है ऐसा लगता है कि बाकी 3 पॉइंट से मिसमैच है, बट आगे मैं डिस्कस करूंगा एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से इस रिजल्ट को हमने लिखा है। अब इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला हमें याद रखना है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये एक सिंगल फॉर्मूला। जैसे एफ नोट का मीनिंग तो मैंने बता ही दिया था, वी का मतलब लिखो वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी नॉट का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, एंड वी एस का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये सब सारी वेलोसिटीज हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कंसीडर करनी है। दूसरा चीज, अब कब यहां माइनस साइन यूज करना है, कब प्लस, उसको हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब क्वेश्चंस में हमें कई बार अपेरेंट वेवलेंथ निकालनी आती है, तो अपेरेंट वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हर क्वेश्चन में पहले अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आने के बाद जैसे इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया, इसको अब हम इस तरह से लिख लेंगे, एफ ये एक्सप्रेशन आने के बाद इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एफ अपेरेंट इज इक्वल टू एफ नॉट, नहीं, बी प्लस माइनस बी नॉट। ये जो एफ नॉट है इसको डिनोमीटर में ले जाएंगे और इस तरह से लिख देंगे, और ये जो पूरी टर्म होगी यही अपेरेंट वेवलेंथ होगी। तो अपेरेंट वेवलेंथ विल बी इक्वल टू लैम्डा अपेरेंट इज इक्वल टू वी माइनस प्लस वी एस अपॉन एफ नॉट। और इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया कि अपेरेंट वेवलेंथ जो होती है वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे, इसमें सोर्स की वेलोसिटी है बस, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कहीं भी फॉर्मूला में नहीं है। तो अपेरेंट वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पर अपेरेंट वेवलेंथ डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट, अब इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन, कहां प्लस साइन आएगा, कहां माइनस साइन आएगा। जैसे हम अलग अलग केसेस कंसीडर करते हैं। पहला केस, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सोर्स रेस्ट में है, ये हमने कंसीडर करा। अब ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, मैंने आपको ये बताया था अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है एफ नॉट। देखो वी वी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर लिखते हैं इस फॉर्मूले में या नीचे, तो देखो फॉर्मूले में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर है। अब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर 2 से जा रहा है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 2 है, सोर्स की वेलोसिटी 0 है, तो यहां हमने 0 लिख दिया, यहां हमने 0 लिख दिया। अब ये बताओ दोनों के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, ज्यादा? कम हो रहा है। सेपरेशन कम होता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से ज्यादा होती है। अब ये ज्यादा होने के लिए ऊपर साइन प्लस आएगा या माइनस? प्लस, तो ये साइन प्लस, तो ये आंसर हो गया। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो गई? इसके बराबर हो गई। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ये आ गया। यहां तो साइन प्लस लगाओ या माइनस, 0 के आगे तो कहीं कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल आ गई। और अगर इसमें हम केवल ऑब्जर्वर चल रहा है तो जो अपेरेंट वेवलेंथ होगी वो तो एक्चुअल वेवलेंथ के ही इक्वल होगी, इसमें अपेरेंट वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो ये पहला केस। सेकंड केस, मान लो
ये सोर्स है और ये इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ऑब्जर्वर यहां पर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रेस्ट में। अब हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्चुअल वी। अब यहां सोर्स चल रहा है, सोर्स की वेलोसिटी किधर आती है फॉर्मूले में, डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर में यहां लिख दी, यहां जीरो लिख दें ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। अब यहां जीरो के आगे तो साइन कोई सा भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस या माइनस। अब नीचे साइन हमें देख कर लगाना पड़ेगा, कैसे समझेंगे, ये देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है या ज्यादा, तो सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है ना, और सेपरेशन अगर इंक्रीज होता है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होती है एक्चुअल से, तो सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है इसलिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी एक्चुअल से। और अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए इसकी वैल्यू कम आनी चाहिए, तो कम आने के लिए यहां नीचे साइन कौन सा लगाऊं, प्लस या माइनस की, इसकी वैल्यू कम आए तो नीचे डिनोमीटर में साइन प्लस लगना चाहिए, तो ये कम आएगी, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर ये हो गया इस केस के लिए। अब लैम्डा अपरेंट निकालना है तो इस एफ नोट को नीचे ले जाते हैं और जो डिनोमीटर में आता है तो डिनोमीटर में क्या आएगा, v + 3 डिवाइडेड बाई एफ नोट, तो ये अपना आंसर आ गया। तो अपरेंट वेवलेंथ ये होगी, जबकि एक्चुअल वेवलेंथ क्या है, v बाई एफ नोट के बराबर। तो यहां सोर्स चल रहा है इसलिए अपरेंट वेवलेंथ चेंज हो रही है, अपरेंट वेवलेंथ बढ़ रही है और अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो ये सेकंड केस था। नाउ थर्ड केस, अब हम दोनों को चला देते हैं, उनसे क्या इफेक्ट होगा। ये ऑब्जर्वर, ये सोर्स, मान लो ऑब्जर्वर जो है इधर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, सोर्स इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। नाउ कैलकुलेट अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इज इक्वल टू एफ नोट वी। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 2 है, ये ऊपर आती है तो ऊपर लिख दें 2, और सोर्स की वेलोसिटी नीचे आती है उसको नीचे लिख दें। अब साइन देखना है कि प्लस माइनस साइन कहां क्या होगा। तो इसमें जैसे मैं ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के सामने वाला साइन देखना चाहता हूं, तो इसको देखने के लिए हम ये मान लेंगे कि ये सोर्स चल नहीं रहा, केवल ऑब्जर्वर चल रहा है। अगर केवल ऑब्जर्वर चलेगा तो इसके चलने के कारण डिस्टेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और बढ़ने के लिए यहां साइन प्लस होना चाहिए, तो यहां साइन प्लस आ जाएगा। एक बार में एक का इफेक्ट कंसीडर करेंगे, यहां साइन हमने प्लस लगा दिया। अब उसी तरह से इसको रोक देते हैं इसका साइन डिसाइड करने के लिए। अब ये इसको अप्रोच कर रहा है, पास आ रहा है, सेपरेशन कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, बढ़ने के लिए नीचे साइन माइनस आना चाहिए, तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर ये होगा। अब अपरेंट वेवलेंथ निकालनी है तो v - 3 अपॉन एफ नोट, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब जैसा अपन ने आज बीट्स का टॉपिक कंप्लीट किया, डॉपलर इफेक्ट अभी जस्ट स्टार्ट किया है। आप बीट्स की प्रॉब्लम्स कुछ प्रैक्टिस करना, बहुत इजी प्रॉब्लम्स आती है, उनको डिस्कस कर, उनको सॉल्व करना, जो डाउट्स हों वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, टुडे के लिए बहुत है।